हेलो दोस्तों, स्टूडियो विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हमारे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी दोस्तों, सभी मित्रों, सभी छात्रों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उस कंपटीशन में आप सफल हो, आप सफल बन करके अपने माता पिता का और हमारा नाम रोशन करो। आज हम अंग्रेजी और हिंदी में कॉमन रूप से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक के बाद एक देखते हैं। संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? तो बिल्कुल साधारण अर्थ में इसकी परिभाषा हम देखेंगे। दो वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बिल्कुल साधारण भाषा में यही इसकी परिभाषा है। आगे व्याकरण के संदर्भ में संधि का अर्थ वर्ण विकार है। व्याकरण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो संधि का जो अर्थ है वह वर्ण विकार है। यह वर्ण विधि है। संधि जो है वर्ण विधि कहलाती है। दो पद हो सकते हैं। एक पद में दो वर्ण हो सकते हैं। परस्पर व्यवधान रहित, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए बीच में। व्यवधान रहित सामीप्य मतलब समीपता, अर्थात संहिता। संहिता मतलब बिल्कुल पास पास आना। जो वर्ण में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। अब विद्या का आ और आले का भी आ। विद्या में विद्या शब्द है, यहाँ से जो ध्या है इसमें से आ निकल जाएगा, और आले है उसका भी आ निकल जाएगा। दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। यानी ये दो हैं और यहाँ पर अकेला दीर्घ आदेश हो जाएगा, अकेला आ बचेगा। इसे ही संधि कहते हैं। विकार आ गया और इस विकार को ही संधि कहते हैं। विद्या विद्ये प्लस आ प्लस लय में आ प्लस आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण रूप दीर्घ एकादेश होता है। एक दो वर्ण थे और दो वर्णों के स्थान पर जो है एक वर्ण एकादेश हो गया। यहाँ पर दो वर्ण थे ये दोनों, और दोनों के स्थान पर यहाँ पर एक वर्ण एकादेश हो गया। इसे हम दीर्घ संधि नहीं संधि कहते हैं। अब संधि जो है कितने प्रकार की होती है? संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर का स्वर प्लस स्वर, प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद में भी स्वर होगा। तो स्वर का स्वर से मिलन होगा। स्वर का स्वर से मिलन होने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मिलन होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगली है व्यंजन संधि। तो व्यंजन का व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर,
व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर से मिलन होने के बाद में जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होने को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन अथवा स्वर आए और आने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद में विसर्ग संधि। यह है विसर्ग। विसर्ग के बाद में स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो स्वर के बाद में विसर्ग के बाद में स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसमें एक बात और देखी गई है कि जो स्वर संधि है उसे अच संधि कहा जा रहा है। स्वर संधि को कौन सी संधि कहा जा रहा है? अच संधि। और हल संधि को व्यंजन संधि को हल संधि कहा जा रहा है। तो किस आधार पर ये नाम दिए गए? किस आधार पर स्वर संधि को अच संधि कहा गया और व्यंजन संधि को हल संधि कहा गया? तो ये जानने के लिए हम जाएंगे माहेश्वरी सूत्रों में। माहेश्वरी सूत्र जो हैं वो कितने होते हैं? इनकी संख्या 14 है माहेश्वरी सूत्रों की। अब 14 कौन कौन से हैं? तो हम इसको पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पहली क्लास थी हमारी उसमें हमने माहेश्वरी सूत्रों को ही पढ़ा था। तो आप वहाँ पर जाकर के इनको पढ़ सकते हो। तो जो 14 सूत्र हैं उसमें पहला है अ इ उण। दूसरा है रील रेख। तीसरा है एवं और चौथा है एवोच। तो अच मतलब ऐ से च तक, ये अ है और यहाँ तक च तक जितने भी वर्ण है। आपको मैंने बताया था जब पढ़ा था माहेश्वरी सूत्र, अंतिम वर्ण की गणना नहीं की जाती है तो अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे, अंतिम वर्ण को नहीं पढ़ेंगे। तो जो ऐ से लेकर के च तक जितने भी वर्ण है स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, अच संधि के अंतर्गत आते हैं। यही बात है ऐ से च तक पूरे स्वर हैं। ये जितने भी हैं मैंने बताया था ये 9 स्वर हैं। इन 9 स्वर की ही गणना इसमें की जाती है। उसके बाद में दूसरी है व्यंजन संधि और व्यंजन संधि को हम कहते हैं हल संधि। हल संधि हमारा सूत्र है हई वरट और अंतिम सूत्र है हल। तो है से लेकर के ले तक पूरे व्यंजन आ जाते हैं। इसमें जितने भी व्यंजन हैं पूरे के पूरे व्यंजन इसमें आ जाते हैं। तो है से लेकर के ले तक जितने भी व्यंजन है इनकी गणना व्यंजन संधि में की जाती है और इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं, हल संधि कहते हैं व्यंजन संधि को। आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आपको बता दिया है विसर्ग जो है यह है। तो प्लस के पहले अगर आपको विसर्ग दिखाई दे तो वो विसर्ग संधि होगी। अब हम स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे। वैसे मैंने बता दी है फिर भी एक बार और देख लो क्या है स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वर वर्णों के अत्यंत समीपता, दो स्वर वर्ण वही स्वर का स्वर से मिलन या दो स्वर वर्ण अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्न भेद हैं, महत्वपूर्ण भेद हैं इसके। तो जो स्वर संधि है उसके हिंदी में 5 भेद हैं और संस्कृत में 8 भेद हैं। ये हिंदी में है और ये संस्कृत में है। कौन कौन से हैं देखेंगे। जो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यण, तीसरा है गुण, चौथा है
वृद्धि। पांचवा है अयादि। छठा है पूर्व रूप। सातवां है पररूप। आठवां है प्रकृति भाव। जो पहले 5 भाग हैं वो हिंदी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं और फिर छठा, सातवां, आठवां ये हिंदी में काउंट नहीं किए जाते हैं, ये संस्कृत में काउंट किए जाते हैं। मतलब 5 भाग तो कॉमन हैं, हिंदी और संस्कृत में 5 भाग कॉमन हैं, लेकिन छठा, सातवां, आठवां ये हिंदी में नहीं पढ़े जाते हैं, ये सिर्फ संस्कृत में पढ़े जाते हैं। तो हम दीर्घ संधि से ही स्टेप बाय स्टेप संधियों को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि पहली है, किसे कहते हैं? दीर्घ संधि अकह सवर्ण दीर्घ। संधि का जो सूत्र है वो कह रहा है अकह सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले हम सूत्र के बारे में जानेंगे, सूत्र को देखेंगे। अकह, सूत्र क्या है? अकह। तो देखते हैं, वही माहेश्वरी सूत्रों में जाएंगे अपन वापस। माहेश्वरी सूत्रों में जाने के बाद में पहला सूत्र क्या है? अयुण। दूसरा रीलवेग, यानी ऐसे लेकर के क तक। अकह, ऐसे लेकर के क तक जो वर्ण है उनकी ही गणना दीर्घ संधि में की जाती है। कौन कौन से वर्ण हैं? अंतिम वर्ण को गिनेंगे नहीं, क्योंकि हमने स्पष्ट पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है कि अंतिम वर्ण की गणना नहीं की जाती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, री आएगा और री आएगा, ये 5 वर्ण आएंगे। तो इन 5 वर्णों में देखो क्या सामीप्य है, क्या बताया गया है इनका। यदि ह्रस्व या दीर्घ, छोटे या बड़े, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। ह्रस्व अ, ए, उ और री स्वरों के पश्चात, अब ये तो ह्रस्व हो गए, दीर्घ आ, ई, उ और री हो जाएंगे। तो या तो छोटे आ सकते हैं या बड़े आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी स्वर प्लस के पहले आ सकता है और प्लस के बाद में भी, यानी पश्चात भी। ह्रस्व या दीर्घ, वही छोटे या बड़े, अ, ई, उ, री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से आ, ई, उ, री हो जाता है। बात यह है कि यदि ह्रस्व जो हैं अ और दीर्घ आ के बाद में वापस ए या आ आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, आ हो जाएगा। इसी प्रकार ई ह्रस्व और ये दीर्घ प्लस ई ह्रस्व या ये दीर्घ, दोनों के बाद में दोनों का अगर मिलन होता है तो दीर्घ ई हो जाती है। इसी प्रकार उ का है ह्रस्व उ और दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ, दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। ऐसे ही री का होगा और ऐसे ही री का होगा। तो यही बताया गया है। अ और आ, ये साफ साफ लिखा रहा, अ या आ के बाद में आ या अ आए तो दोनों का मिलकर के आ हो जाता है। ई या ई के बाद में ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ई हो जाता है। उ या उ के बाद में उ या उ आए तो दोनों मिलकर के बड़ा उ हो जाता है। ऐसे ही री और री के बाद में वही री और री आए तो दोनों मिलकर के री हो जाता है, बड़ी री हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो पहला उदाहरण है आपका पुस्तक प्लस आले। देखो पुस्तक प्लस आलय, देखते हैं इनको। पुस्तक
इसके नीचे हलंत लग जाएगा और यहाँ से निकलेगा अ अनार का। बाद में आ है ये और लय। हमने नियम में स्पष्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अ या आ, ए के बाद में अगर आ आए तो दोनों मिलकर के आ हो जाता है। तो ये पुस्तक ए और आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा और ये लय। यहाँ पर हलंत है। इसी प्रकार ये जो शब्द बनेगा वो बन गया पुस्तक। जो आ है इसको आ नहीं लिखेंगे, इसकी यहाँ पर लगेगी मात्रा और बाद में बचा लय। इस प्रकार आपका शब्द बन गया पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। ऐसे ही देव प्लस आशीष बराबर देवाशीष। इसमें भी यही, देव में अ है, बाद में आ है, दोनों मिलकर के आ हो गए और आ की लगती है मात्रा। तो इस प्रकार से यह हो गया देव और ये आ करके मात्रा लग जाएगी और बाद में शीश है तो यह शीश, देवा शीश हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि, तो दैत्य में दैत्य प्लस अरि, दैत्य हलंत लग जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा अ, प्लस बाद में अ है और री। अ और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दैत्य एक का मात्रा लगेगी और बाद में री है। इस प्रकार ये बन गया दैत्या री। ऐसे ही च प्लस अपि, तो च में अ है और बाद में अ है, दोनों मिलकर के आ हो गए और च में आ की मात्रा लग जाएगी तो हो गया चापी। इसी प्रकार विद्या में आ है, अर्थी में अ है, आ और अ दोनों मिलकर के हो गया आ और इस प्रकार से बन गया विद्यार्थी। ऐसे ही गिरी प्लस इंद्र, देखो ये गिरी प्लस इंद्र, देखते हैं गिरी प्लस इंद्र। गिरी प्लस इंद्र, आपको बता रखा है मैंने कि कोई सा भी वर्ण हो उसमें मात्रा लगी हुई होती है, उसको निकालेंगे। र में ए की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की, बाद में भी छोटी ई है और द्र। ई और ई दोनों मिलकर के कौन सी ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। यहाँ पर गिर प्लस यहाँ पर बचा द्र, गी र और री की ई की मात्रा लग जाएगी बड़ी और बाद में द्र। इस प्रकार ये बन गया गिरेंद्र। अगला है कपि प्लस एस, तो ये कपि प्लस एस। कप, पे में से ई निकल जाएगा, छोटी ई है, बाद में बड़ी ई है, श है, कप, ई और ई दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, बाद में स है, कप, मात्रा बड़ी ई की और श। इस प्रकार ये बन गया कपीश। अगला है लक्ष्मी प्लस ईश्वर, ऐसे ही कर लेंगे इसको भी। इसमें ई है, बाद में भी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी लक्ष्मीश्वर। अगला है सु प्लस उक्ति, सूक्ति, तो इसको देखेंगे सूक्ति को। सु छोटा ऊ है प्लस बाद में उक्ति, यहाँ पर से बचा, ऊ की मात्रा इसमें से निकाल ली अपन ने, बाद में भी
उ है और ती। स उ और उ दोनों मिलकर के बड़ा उ हो गया और ती। इस प्रकार से स बड़ा उ हो गया, ये बड़ा उ की मात्रा लग जाएगी और ती। इस प्रकार से ये बन गया आपका सूक्ति। अगला देखेंगे भानुदे। ये भानु प्लस उदे। भान, भान में से निकल गया उ प्लस बाद में है उ और दय। भान उ और उ बड़ा उ हो जाएगा और ये दय। इस प्रकार से भान उ की मात्रा बड़ा उ की मात्रा हो जाएगी और ये दय। इस प्रकार शब्द बन गया आपका भानुदय। अगला उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। यह पितृ प्लस ऋणम। पीत, इसमें री की मात्रा लगी हुई है, री को निकाल देंगे बाहर, प्लस बाद में भी री है, री को निकाल देंगे बाहर और नम। पीत और यह री प्लस नम। इस प्रकार से पी त्री और यह नम। इस प्रकार से मात्रा लग गई यहाँ पर री की और बाद में नम। तो इस प्रकार से एक आध उदाहरण और देख लेते हैं अपन। मातृणम देख लेते हैं। मातृ प्लस ऋणम। मात री निकलेगा, बाद में री है ही है और णम। मात री और री बड़ी री हो जाएगी और नम। इस प्रकार से माँ ते में ये दो मात्रा और णम। इस प्रकार से ये आपका जो शब्द बन गया वो बन गया मातृणम। तो आज हम जो है दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करें।